स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे जापान के भौतिक विभाग के बारे में, या अर्थात जापान की भू आकृति या स्थलाकृति के बारे में, या उच्चावच के बारे में, जापान की रिलीफ फीचर के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। एक वीडियो मैंने पहले एक शेयर किया जिसमें मैंने जापान का सामान्य परिचय दिया। जापान के बारे में एक सामान्य आपको परिचय हो गया है। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे जापान की भू आकृति के बारे में, स्थलाकृति के बारे में, उच्चावच के बारे में। उच्चावच शब्द से क्या अर्थ है, तो बड़े सामान्य शब्दों में यदि कहें तो कोई क्षेत्र जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका धरातल किस प्रकार का, यानी कि उस क्षेत्र का कौन सा भाग पर्वतीय है, कौन सा भाग पठारी है, कौन सा भाग मैदानी है, या उस क्षेत्र में किस प्रकार के धरातल की प्रधानता है, पर्वतीय, पठारी, मैदानी जो क्षेत्र हैं उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, भू आकृति पढ़ना, स्थलाकृति पढ़ना, उच्चावच पढ़ना, रिलीफ फीचर के बारे में जानना, फिजिकल डिविजन्स पढ़ना। तो हम जिस देश के आज बारे में बात करें, जापान के बारे में, उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक द्वीपीय राष्ट्र है। इन द्वीपों की आकृति देखें, समेकित रूप से ये चापाकार आकृति बनती है। इन द्वीपों को अगर उत्तर से दक्षिण दिशा में देखें तो 2250 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में विस्तृत हैं। अब भू आकृति के बारे में देखें तो जापान का लगभग 73% जो भाग है वो पर्वतीय प्रकार का है, पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं, और जापान के लगभग 16% भाग जो है वो समतल और मैदानी, यानी कि ज़्यादातर जो भूभाग है वो कैसा है, पर्वतीय प्रकार का है। इस टॉपिक को हम पढ़ने में 3 पार्ट लेंगे। पर्वतीय भाग पढ़ेंगे, मैदानी भाग पढ़ेंगे और पठारी भागों के बारे में पढ़ेंगे। जापान के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र कौन से, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, उनकी क्या उपभाग हैं, उनके बारे में। इसी प्रकार से मैदान, उनकी विशेषताएं और उनके जो उपभाग हैं, और इसी प्रकार से पठारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जापान के पर्वतीय भागों के बारे में, पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो जापान मुख्यतः एक पर्वतीय देश है। इसका लगभग 73% भाग पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं, और ये जो पर्वत श्रेणियाँ जापान है वहाँ हमारे एशिया महाद्वीप का ही एक देश जापान है। और एशिया महाद्वीप में के मध्यम भाग में जो तृतीयकल्प की पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हीं का ही विस्तार जो है जापान होते हुए, फिलीपींस होते हुए, पूर्वी द्वीप समूह तक ये पर्वत श्रेणियाँ जलमग्न रूप से फैली हुई हैं, और इन्हीं के जो उच्च शिखर हैं वहाँ पर ये द्वीप जो है स्थित हैं। नवीन मोड़दार प्रकार की ये पर्वत श्रेणियाँ हैं जापान में, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसा अपन ने कहा, जापान का अधिकांश धरातल पर्वतीय प्रकार का है। उसको अपन और यहाँ समझ सकते हैं। यह मानचित्र जापान में यद्यपि कई द्वीप हैं, लगभग 7000 के अराउंड आइलैंड्स हैं, लेकिन जो जापान का ज़्यादातर जो धरातल है मेनली 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। ये होक्काइडो, ये होन्शु आइलैंड, ये शिकाकू और ये क्यूशू आइलैंड। ठीक है, अधिकांश क्षेत्र जो है वो जापान का इन्हीं 4 द्वीपों के द्वारा बनता है। और इनकी जो अगर आप स्थलाकृति देख रहे हैं इस मानचित्र में, तो ये जो है लेबल्ड मैप में अपन देखें तो ये उभरे हुए, ऊपर उठे हुए क्षेत्र, अधिकांश धरातल इस प्रकार सबका बता रखा है, यानी कि ज़्यादातर जो धरातल है वो कैसा है, पर्वतीय प्रकार का। और इस पर्वतीय प्रकार धरातल में जो कहीं कहीं छोटे जो ग्रीन कलर में ये जो पार्ट हम हमारे को दिख रहे हैं पर्वतों के बीच में या फिर तटीय भागों में, इस पर्वत श्रेणी के पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ संकरे मैदान है। बाकी अधिकांश धरातल कैसा है, पर्वतीय प्रकार का है। ये जो पर्वत हैं ये जापान के, जैसा मानचित्र से स्पष्ट हो रहा है, जापान के लगभग मध्य में इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। और ये जो पर्वत हैं ये किस प्रकार के हैं, तो मेनली अधिकांश जो श्रेणियाँ वो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं ये। और यहाँ पर लगभग इस मध्यवर्ती घाटी में, जापान के मध्य में जो पर्वत फैले उसमें लगभग 192 ज्वालामुखी पर्वत है, 192। इसमें से 58 जो है वो जागृत ज्वालामुखी हैं, सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी हैं। और जापान की जो भौगोलिक स्थिति है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से देखें तो यह परिप्रशांत महासागरीय मेखला पर स्थित है, और जिसके कारण ये अत्यंत ही निर्बल प्रकार का क्षेत्र है। और विवर्तन की हलचलों के दृष्टि से बहुत प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ विवर्तन की हलचलें बहुत अधिक होती हैं, और इसीलिए भूकंप ज्वालामुखी पर्वत क्षेत्र हैं। यहाँ पर लगभग प्रतिवर्ष 1500 भूकंप आते हैं, यानी कि प्रतिदिन देखें तो औसतन 4 भूकंप जो है प्रतिदिन जापान जो है फेस करता है। जापान 4 भूकंपों का प्रतिदिन सामना करता है। अब इन्हीं पर्वत श्रेणियों को अपन देखें, जो मध्य में जो पर्वतीय घाटी हैं, पर्वत क्षेत्र हैं,
उसमें दो पार्ट पश्चिमी पर्वत श्रेणी और पूर्वी पर्वत श्रेणी, इसको अपन दो पार्ट, ये पर्वत श्रेणी है, इसमें एक ये पश्चिम की ओर ये पूरा पर्वतीय क्रम पश्चिमी पर्वत श्रेणी, और दूसरा ये पूर्व की ओर ये पर्वत क्रम पश्चिमी पर्वत श्रेणी मध्य में है, लेकिन उसके दो पार्ट कर रहे हैं, पश्चिमी पर्वत श्रेणी और पूर्वी, ये पश्चिमी और ये पूर्वी पर्वत श्रेणी। जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी है उसमें दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, दो प्रमुख अंग कह सकते हैं, एक है अकेशी करके पर्वत श्रेणी और एक हीदा करके पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अकेशी और हीदा पर्वत श्रेणी। जो अकेशी पर्वत श्रेणी उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है काईघाने करके चोटी, जो 3605 मीटर ऊंची है। और जो हीदा जो श्रेणी है इस पश्चिमी पर्वत श्रेणी में, वह जापान की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसे जापान का आल्प्स कहा जाता है, जैपनीज आल्प्स हैं ये। और इसमें 1 दर्जन से अधिक चोटियाँ जो है वो 3000 से अधिक ऊंची हैं, जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। ये थी मध्य घाटी में जो पर्वत है जापान का, उसकी जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी, उसमें दो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, अकेशी और हीदा। अब जो पूर्वी पर्वत श्रेणी है जापान के पूर्व की ओर, इसी पर मध्यवर्ती घाटी का पूर्वी हिस्सा कह सकते हैं, ये मेनली होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्र होन्शु आइलैंड ही बना रहा है। और यह होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग स्थित जो समुद्र पार शिकागो और क्यूशो आइलैंड तक ये पूर्वी पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और पूर्वी जो पर्वत श्रेणी वो मुख्य रूप से ज्वालामुखी युक्त पर्वत श्रेणी है। इसकी जो कुछ प्रमुख चोटियों की यदि बात करें तो एक प्रमुख चोटी है इस जो जापान की सबसे ऊंची चोटी इस पूर्वी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, उसका नाम है फ्यूजियामा चोटी या फ्यूजीसेन, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। जापान का सर्वोच्च शिखर है ये। और यहाँ जो फ्यूजियामा है, यहाँ का वातावरण इतना शांत और मनोरम प्रकार का है कि जापानी लोग फ्यूजियामा को स्वर्ग की उपमा देते हैं, स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। इसी पर्वत श्रेणी में एक और ज्वालामुखी पर्वत है फिजोकू। ये जो फिजोकू पर्वत है, यहाँ पर एक गंदगी धुआं है, गंदगी धुआं निकलता रहता है, जिससे आसपास का वातावरण दुर्गंधमय बना रहता है। और इस दुर्गंधमय वातावरण के कारण इस फिजोकू पर्वत को जापानी लोग नर्क की संज्ञा देते हैं। ये हमने पश्चिमी और पूर्वी दो वर्ग करके पढ़े। कुछ और जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं जापान की, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले एक है कारापुतो श्रेणी। ये जो कारापुतो श्रेणी, ये जो सखालिन आइलैंड है जापान के उत्तर में, उस सखालिन आइलैंड का ही विस्तृत भाग है, जो होक्काइडो आइलैंड के पश्चिम में स्थित। ये सखालिन आइलैंड है और उसके बाद ये पश्चिम में यह जो कारापुतो पर्वत श्रेणी विस्तृत है। दूसरी पर्वत श्रेणी है क्यूराइल श्रेणी। ये क्यूराइल श्रेणी भी होक्काइडो आइलैंड से रिलेटेड है। ये जो क्यूराइल श्रेणी वो इस होक्काइडो आइलैंड के उत्तर पूर्व से होकर दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार से फैली हुई है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। और यह इस श्रेणी के द्वारा जापान के इस पूर्वी उच्च प्रदेश, इस होक्काइडो आइलैंड के पूर्वी उच्च प्रदेश का निर्माण होता है। और यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियाँ जो हैं मिल रही हैं क्यूराइल श्रेणी के संदर्भ में बता रहा हूँ। होक्काइडो के दक्षिण भाग में क्यूराइल, कारापुतो और दक्षिण से आने वाले टोहोकू, ये तीनों श्रेणियाँ मिलती हैं और एक पर्वतीय घाट का निर्माण करती हैं। और ये जो पर्वतीय नौ बनती हैं, इसे होक्काइडो की छत कहा जाता है। ये कहाँ पर बन रही? होक्काइडो के दक्षिणी भाग में। होक्काइडो के दक्षिणी भाग में 3 पर्वत श्रेणियाँ मिल रही हैं, एक क्यूराइल श्रेणी, एक दक्षिण से आने वाली टोहोकू श्रेणी और एक जो है कारापुतो श्रेणी। कारापुतो श्रेणी हमने पढ़ाई पश्चिम से, इधर से ये टोहोकू, अभी आगे पढ़ेंगे टोहोकू श्रेणी जो दक्षिण से आ रही है, और एक जो हमारी क्यूराइल। ये तीनों मिलके यहाँ पर एक नोट बन रही है, गांठ बन रही है। उस गांठ को होक्काइडो का छत कहा जाता है, होक्काइडो की छत उसे कहा जाता है। ये 2 पर्वत श्रेणियाँ हमने पढ़ी, एक का नाम है कारापुतो और दूसरी है चिशिमा या क्यूराइल श्रेणी। अगली 2 श्रेणियाँ हैं टोहोकू और सेइनान। ये मेनली होन्शु आइलैंड से रिलेटेड है। जो टोहोकू श्रेणी वो मध्य होन्शु से उत्तर की ओर होक्काइडो के दक्षिणी प्रायद्वीप भाग तक फैली हुई है, और जो सेइनान है वो मध्य होन्शु से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई, जो शिकागो और क्यूशो आइलैंड तक विस्तृत है। इसको एक बार मैप में जानते हैं, टोहोकू और सेइनान को। टोहोकू श्रेणी मध्य होन्शु से उत्तर की ओर फैली हुई है, जो यहाँ पर होक्काइडो के दक्षिणी प्रायद्वीप तक फैली, ये है टोहोकू श्रेणी। और जो सेइनान श्रेणी है वो मध्य से इधर दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, जो होन्शु आइलैंड के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर फैलते हुए शिकागो और क्यूशो तक विस्तृत है। ये है सेइनान श्रेणी। इस प्रकार से टोहोकू उत्तर की ओर और सेइनान इधर दक्षिण की ओर, जो आगे जाके शिकागो और क्यूशो आइलैंड तक फैली हुई है। अन्य 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं
बोनिन और रियुक्यू शनि। ये हमने पढ़ा है जापान के पर्वतीय भागों के बारे में। अब हम जानते हैं जापान के मैदानी भागों के बारे में। मैदानी भागों की बात करें तो जैसा पीछे बताया, जापान के 16% भाग पर समतल मैदानी भाग हैं, जो जापान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 52,880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बनता है। जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में, जापान का क्षेत्रफल 3,50,000 यानी 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उसमें से लगभग 52,000 वर्ग किलोमीटर ये मैदानी प्रदेश हैं और छोटे मैदान हैं। ये पर्वत श्रेणियों के पूर्व पश्चिम तटीय भागों में फैले हुए हैं। जापान में ऐसे 40 मैदान हैं जिनका एरिया 250 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, यानी कि 250 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाले भी केवल 40 मैदान ही हैं, यानी कि यहाँ के मैदान क्षेत्रफल में छोटे हैं। जो जापान के प्रमुख मैदान हैं, महत्वपूर्ण जो मैदान है, प्रसिद्ध जो मैदान, उसमें 4 सबसे इम्पोर्टेंट तो हैं: क्वांतो, किनकी, नोबी और इशिकारी मैदान। इसके अतिरिक्त अन्य जो मैदान है उसमें एचिगो करके मैदान है, नेमुरो मध्य मैदान, किनाई, सेंदाई, तुशुकुशी, ये कुछ अन्य प्रमुख मैदान हैं जापान के। जो 4 सबसे प्रमुख मैदान हैं उनके बारे में संक्षिप्त थोड़ा सा हम और डिटेल में जानते हैं। तो जो क्वांतो मैदान है, सबसे पहले ये होन्शु आइलैंड में, इस होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर, जो प्रशांत तट है, पूर्वी तट पर सागामी खाड़ी के उत्तर में स्थित है और ये जापान का सबसे बड़ा मैदान है, बृहत्तम मैदान है। और यह जो मैदान है ये किसके द्वारा बना है? तो टोन नदी के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। ठीक है, तो क्वांतो मैदान का निर्माण किसने किया है? टोन रिवर ने किया है, टोन नदी ने किया। और ये टोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मिकुमी पर्वतक्रम की जो अस्मा श्रेणी है वहाँ से ये नदी निकलती है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो क्वांतो मैदान जनसंख्या का एक बड़ा प्रदेश है। 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या इस क्वांतो मैदान में, जापान की 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या इस क्वांतो मैदान में निवास करती है। और इस प्रदेश में ही एक बड़ा महानगर, सन नगर जो स्थित है वो है टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा, सन नगर। ये तीनों नगर, सन नगर किसे कहते हैं? जब दोनों महानगर आपस में एक दूसरे की ओर प्रसार करते हुए मिल जाते हैं तो ऐसा जो संयुक्त नगर बनता है 2 नगरों के मिलकर, उसको सन नगर कहते हैं। यहाँ पर ये 3 नगर आपस में मिल गए हैं। सन नगर के लिए कॉनरबेशन वर्ड है। तो टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा जो सन नगर है वो भी इसी क्वांतो मैदान में स्थित हैं। और इतना बड़ा महानगर है तो औद्योगिक विकास स्वाभाविक रूप से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में हुआ है और इस औद्योगिक विकास हुआ है इस प्रदेश में। और यहाँ जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसे इन नगर का उसे कहते हैं केल्हिन इंडस्ट्रियल रीजन, केल्हिन औद्योगिक प्रदेश। और टोक्यो जो इस मैदान में स्थित है वह विश्व का सबसे बड़ा महानगर है, विश्व का बृहत्तम महानगर है। और इसमें अन्य और नगरों की बात करें तो 40 से अधिक ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या मोर देन 1 लाख है, यानी कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। तो इस मैदान में 40 शहर हैं, 40 नगर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको एक बार मानचित्र पर भी हम जानते हैं। तो जैसे ये जापान में होन्शु आइलैंड, और होन्शु आइलैंड में यहाँ पर ये क्वांतो का मैदान है जो सबसे इम्पोर्टेंट, क्षेत्रफल में भी बड़ा मैदान है क्वांतो मैदान। जनसंख्या भी सबसे अधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। और इस क्वांतो मैदान के संदर्भ में ही यहाँ पर ये जो एक गोला बना के दर्शाया गया है, वहाँ पर ये तीनों नगर जो यहाँ का जो कॉनरबेशन है, टोक्यो, कावासाकी और याकोहामा सन नगर भी इस मानचित्र में अपन ने यहाँ दर्शाया है। फिर है किनकी मैदान। किनकी जो मैदान है यह भी होन्शु आइलैंड में, दक्षिणी होन्शु में स्थित है, प्रशांत महासागरीय तट पर, यानी कि जिस तट पर क्वांतो मैदान है उसी तट पर है, प्रशांत महासागरीय तट पर। और यह जो है, जैसे उसका निर्माण टोन नदी द्वारा हुआ, वैसे किनकी मैदान का निर्माण योदो नदी के द्वारा हुआ है। और यहाँ जो 3 नगरों से जो महानगर मिलकर जो सन नगर बना हुए हैं, ओसाका, कोबे और क्योटो सन नगर इस मैदान में स्थित हैं। यह भी बड़े औद्योगिक विकास का क्षेत्र हैं। यहाँ भी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और इस क्षेत्र को हानसिन इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। यहाँ जापान की 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या इस मैदान में निवास करती है। और सबसे बड़ा जो शहर है वो ओसाका है। यह एक प्राचीन नगर है, व्यापारिक बंदरगाह नगर है। और टोक्यो और याकोहामा के पश्चात जापान का तीसरा जो सबसे बड़ा बृहत्तम नगर कौन सा है? तो ओसाका है। सबसे बड़ा जापान का नगर टोक्यो, सेकंड याकोहामा, और थर्ड जो जनसंख्या की दृष्टि से बृहत्तम नगर है वो है ओसाका। किनकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ओसाका यहाँ का
बड़ा नगर है। ओसाका कोबे पूरा ही इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। औद्योगिक प्रदेश जब आपको पढ़ाएंगे तब और इसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नोबी मैदान। ये नोबी मैदान जो है ये बीवा झील और आइस खाड़ी के पूर्व में स्थित है और जापानी आल्प से जो कीसो रिवर निकलती है उससे इसका निर्माण हुआ है, उससे निर्मित उसके जलोढ़ अवसादों से बना है और जापान का तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला मैदान है क्वांतो और किन्की के बाद। और इस प्रदेश का जो सबसे बृहत्तम नगर है वो है नगोया करके नगर है और जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। क्वांतो, किन्की और नोबी के बाद एक और मैदान है इशिकारी मैदान। ये अभी तक जो तीनों पड़े वो होन्शु आइलैंड में थे, ठीक है, जिसको पीछे एक मैप पे अपन देखेंगे अभी। और इशिकारी जो है वो होक्काइडो आइलैंड में यानी जो सबसे उत्तरी द्वीप है वहाँ पर स्थित है। क्षेत्रफल में द्वितीय बृहत्तम मैदान है, लेकिन क्योंकि होक्काइडो थोड़ा नॉर्थ में आ जाता है, वहाँ की जलवायु दशाएं अधिक शीत प्रकार की अत्यंत कठोर और विषम जलवायु है, इसलिए यहाँ पर औद्योगिक विकास या जन बसाव जो अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इसका महत्व अपेक्षाकृत कम है। एक बार पुनः इन चारों मैदानों की स्थिति मानचित्र पर देखेंगे तो ये जो पहले तीन पड़े क्वांतो और ओसाका प्लेन उसी किन्की को ही कहते हैं, किन्की में ही ओसाका नगर स्थित है, और नोबी, ये तीनों होन्शु आइलैंड में थे तीनों मैदान। और एक और मैदान जो इशिकारी पड़ा ये इस होक्काइडो आइलैंड में स्थित है। और इन्हीं के जनसंख्या के हिसाब से आपको जो एक और मानचित्र मैंने लिया है आपको अध्ययन की सुविधा के लिए, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया जो पहला क्वांतो है, यहाँ पर जो तीन बड़े महानगर हैं टोक्यो है, कावासाकी है और याकोहामा है। फिर जो हमारा किन्की जो उत्तर प्रदेश है इसमें ओसाका, कोबे और क्योटो है ये वाला क्षेत्र। और तीसरा जो नोबी मैदान है उसमें नगोया एक प्रमुख नगर है। अब हम जानेंगे, हमने पर्वतीय प्रदेश पढ़े हैं जापान के, मैदानी क्षेत्रों के बारे में जाना है। अब तीसरा एक पार्ट और ले रहे हैं अपन, पठारी भाग। पठारी प्रदेशों के अंतर्गत अपन देखें तो जापान का जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी में दो अपन ने पढ़े थे, अकेशी पर्वत श्रेणी और हीदा पर्वत श्रेणी। तो जापान में जो हीदा पर्वत श्रेणी के पश्चिम की ओर एक पठार है हीदा पठार, यह जापान का सबसे बड़ा पठार है, हीदा प्लेटू हीदा पठार, ठीक है। और इसी पठार के पश्चिम की ओर बीवा लेक स्थित है और यह जो बीवा झील है वह से जापान को मीठे जल का एक स्रोत है जापान के लिए, सुंदर एक पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सुंदर झील है और यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य हुआ है और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जापान भर में प्रसिद्ध है बीवा लेक। और बीवा झील के निकट ही जापान का एक प्रमुख ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो क्योटो नगर है वहाँ स्थित है। तो जापान में अगर पठारों प्रदेशों की बात करें तो हीदा पठार एक इम्पोर्टेंट प्लेटू है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त जो पठार है जापान वो है इबिनो प्लेटू, मुराडो पठार, असागिरी पठार, सिमोसा, कीवी और किशुगे पठार हैं। ये अन्य पठार जापान के। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको जापान के भौतिक विभागों का स्थलाकृति या उच्चावच का एक संक्षिप्त परिचय दिया है। पर्वतीय प्रदेश पढ़ा है पहले, फिर पठारी प्रदेश मैदानी प्रदेशों के बारे में और अंत में आपको थोड़ा पठारी प्रदेश का भी संक्षिप्त परिचय दिया है। आप सबको थैंक्स, धन्यवाद। अगले वीडियो में जो है हम बात करेंगे जापान की रिवर्स के बारे में, जापान की नदियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पुनः आपको धन्यवाद।